तो फिलहाल इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ इस समय रविंद्र कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता स्टूडियो में आ चुके हैं, संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता स्टूडियो में आ चुके हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश प्रवक्ता दीपक रावत जी स्टूडियो में आ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी जल्द ही हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले संदीप चमोली जी आप ही से शुरू करते हैं। आखिर क्या वजह है कि औपचारिक घोषणा जो है कांग्रेस नहीं कर पा रही है, और ये जो तस्वीर आज निकल के आई है घोषणा से पहले हरीश रावत का रोड शो करना अपने पुत्र विजेंद्र रावत के साथ, क्या दर्शाता है कि क्या हरीश रावत को जानकारी हो गई है या फिर हरीश रावत ये कह रहे हैं कि जल्दी करो, हम ही में से किसी एक का नाम फाइनल किया जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। दादा, जैसा कि आप सबको पहले से अवलोकित है कि वर्तमान समय में हमारे राज्य में जो 5 लोकसभाओं में चुनाव होने वाले, इन 3 लोकसभा पे हमारा संगठन अपना प्रत्याशी तय कर चुके हैं। बची हुई 2 सीटों पर, हरिद्वार नैनीताल पर, आज रात्रि में संगठन अपने प्रत्याशियों की सूची को प्रेस के माध्यम से और अन्य माध्यमों से सार्वजनिक कर देगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, बार बार हमारे साथी, हमारे विपक्ष के साथी, हमारे मीडिया के साथी बार बार एक बात को दोहराते हैं, बार बार कहते हैं कि टिकट में देरी हो गई, टिकट में देरी हो गई। हाँ, टिकट में देरी हुई है, इस बात को हम पहले दिन से मान रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन जो है वो आज निचले स्तर पर मजबूती से, जिन लोकसभाओं में टिकट नहीं हुआ, हमारे बड़े नेता, हमारे संगठन के पदाधिकारी अपने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में जाके काम करने का, घर घर जाके काम करने का काम कर रहे हैं। आज आपने हरिद्वार में देखा जिस प्रकार जन सैलाब, हमारे इस राज्य के सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी की रैली में जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा है, जिस प्रकार लोगों ने उनको अपना आशीष, अपना शुभ संदेश देने का काम किया है, निश्चित ही जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जो प्रथम चरण में हमारे राज्य में चुनाव है, उस चुनाव में एक बदलाव की ऐसी बहार बहेगी। उस बहार का जो आपने आज एक दृश्य देखा, उस दृश्य उसका एक हिस्सा है। आप निश्चित ही मानिए विक्रम भाई कि कहीं ना कहीं हम इस लोकसभा चुनाव में इस राज्य को, क्योंकि अब तो 2014 से और इस राज्य में आप देखें तो 2017 से लगातार 2017 से लगातार आप अगर देखें तो भाजपा की सरकार सत्ता में आसीत है। तो इन राज्यों को जो पीछे धकेलने का काम इस विफलतम सरकार ने किया है, इसका जवाब हम वर्तमान समय में जो लोकसभा के चुनाव में इस प्रदेश की जनता वोट के रूप में कांग्रेस को देने का काम करेगी। रविंद्र कुमार जी, क्या कुछ आपका एनालिसिस कहता है? कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है और नामों का जो घोषणा अगर की बात करें तो बहुत विलंब हो रहा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में कितना नुकसानदायक है ये कांग्रेस के लिए? और आज जो हरीश रावत की जो रोड शो हुआ, इसके क्या मायने निकाले जाएं सियासी? देखिए भाई, वैसे तो ये कांग्रेस का मामला है, लेकिन सार्वजनिक जिंदगी में जब हम होते हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे मैं स्वयं हो, चाहे चमोली जी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, तो सवाल हमारे से बनता ही है और जवाब भी हमें ही देना होता है। देखिए, मैं भाजपा की तरफ से अपना बयान दूं, अगर आप बात करें, लोगों के बीच की चर्चा को अगर सुने, तो आप मुझे बताइए कि हरिद्वार में ऐसे कौन से 2 बड़े पिलर हैं या इनके 2 ऐसे बड़े नेता हैं जिनके बीच में संघर्ष है कि टिकट किसे फाइनल करें? ऐसा कुछ विक्रम भाई है क्या? आपकी नॉलेज में है कोई ऐसे जो 2 पहलवान हैं कि भाई अखाड़े में लड़ रहे हैं कि ये इनमें से कौन जीतेगा? ऐसा इनके अंदर टिकट के अंदर लड़ाई कोई है नहीं। एक हरीश रावत जी है, एक हरीश रावत जी के बेटे हैं, 2 हैं। टिकट क्यों नहीं फाइनल होगा, ये विषय इनका है। सेम स्थिति ऐसी अल्मोड़ा की है, वहां पे भी कोई इतने बड़े नैनीताल की, वहां पे भी कोई ऐसी बड़ी चर्चा नहीं है। कोई 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम कि संघर्ष होता है कि उसने कहा भाई वो फला को टिकट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहां तीनों मजबूत कैंडिडेट हैं
और आपस में बड़ा जबरदस्त है, ऐसा ना हो पार्टी को नुकसान हो जाए। तो ये पार्टी नफा नुकसान तय करने के बाद, चीजों को समझने के बाद, ये देखा है हमने एक समय पहले, उसे लास्ट समय तक भी, नॉमिनेशन वाले दिन तक भी टिकट होते थे। लेकिन यहां ऐसी स्थिति तो है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम जन के बीच की चर्चा है। ऐसा क्या कारण है कि टिकट नहीं हो पा रहा? और आपने जो 3 टिकट किए हैं, मुझे आप उन्हीं में बता दीजिए किन 2 लोगों में, 4 लोगों में, 3 लोगों के बीच में ऐसा संघर्ष था, फाइट थी कि नहीं इसे नहीं इसे दो, इसे नहीं इसे दो। यहां तो लोग मना कर रहे थे, कांग्रेस ने, भाई नहीं मैं नहीं लड़ना चाहता, आप लड़ लीजिए। और फिर जब टिकट दे दिया कि पार्टी ने अगर मेरे को इसमें दिया है तो मैं लड़ूंगा, लेकिन सीमित संसाधनों के साथ लड़ूंगा। ये बयान मैं नहीं दे रहा हूं, आपके नेताओं ने दिए हैं। आपके नेताओं ने टिकट लेते हुए दिए हैं। अब आपके बीच में संघर्ष नाम की खुद आपके अखाड़े में नहीं है। देखिए, अखाड़े में जब अपने अखाड़े में पहलवान लड़ता है, तब दूसरे पहलवान के साथ लड़ने की मादा पैदा करता। यहां तो है ही नहीं अखाड़े में। आप अखाड़े में खुद स्वयं है, अकेले लड़ रहे। आपके पास अंदर द्वंद, मतलब आपके नेताओं के अंदर है ही नहीं वो ताकत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा भाजपा का बयान ना समझना, ये मैं लोगों के बीच की चर्चा को बता रहा हूं। विक्रम भाई, आप पत्रकार हैं, सारा दिन मैं देखता हूं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आप अगर स्वयं भी आकलन करें, आप स्वयं भी इस चीज को देखें। और ये मेरे छोटे भाई हैं चमोली जी, बहुत अच्छे वक्ता है, ये स्वयं भी जानते हैं। लेकिन ठीक है, वो उनका अपना एक प्रवक्ता होने के नाते वो इस बात को रखेंगे। हाँ, ये बात हकीकत है कि लोकतंत्र में ये चीजें सही नहीं है। हेल्दी विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष ताकतवर होना चाहिए, विपक्ष में दम होना चाहिए। लेकिन ये मन से भी हार चुके हैं और जनता भी इन पर भरोसा बिल्कुल कतई करने को तैयार नहीं है। ये कुछ भी कर ले, ये कुछ भी कर ले, जनता कतई इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं। तो इसका कारण यही है कि आप देख रहे हैं कि ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है रविंद्र भाई? नहीं सर, मैं बार बार देखिए एक लफ्ज को कह रहा हूं, मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल, मेरा ये प्रवक्ता वाला आप ये सर्टिफिकेट हटा दीजिए फिलहाल। मैं आम जनता की राय बता रहा हूं सर। मैं भी आम जनता के बीच में रहता हूं, जनता के सिनेरियो को बता रहा हूं, जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं ना, मेरा भाजपा का बयान समझना है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं। और विक्रम भाई, आप पता नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आप भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं। और मेरा छोटा भाई चमोली जी भी इस बात को महसूस करते हैं। आप मुझे बता दीजिए ना, 2 नाम बताइए संघर्ष करते हुए। मैं बताऊंगा, अवसर देंगे तो बताऊंगा भाई। हाँ बिल्कुल, नहीं आपके अवसर बाद होता तो आप बड़े चमोली भाई अच्छे वक्ता है, तो मैं सुनना चाह रहा हूँ। नहीं, अच्छी, धन्यवाद अगर आप ऐसे मेरे को समझते हैं। लेकिन मैं एक आम जन की आवाज के नाते ये बात कह रहा हूं। मैं भाजपा का प्रवक्ता, बिल्कुल ये टाइटल अगर ना भी लगाए मेरे साथ, तो भी मैं इस बात को कहने को तैयार हूं। क्योंकि मैं भी एक हरिद्वार लोकसभा का एक वोटर हूं, एक विधानसभा में मैं रहता हूं, लोगों के बीच की चर्चा बता रहा हूं, आम लोगों की। ठीक है, माननीय हरीश रावत जी हैं, उनके पुत्र और हरीश रावत जी और पुत्र के बीच में संघर्ष है, किसे टिकट देने, वो पार्टी तय कर सही है, इनका अंदरूनी मामला। चलिए दीपक राव जी, मैं आता हूँ, उससे पहले संदीप चमोली जी दे दीजिए जवाब। रोहित भाई, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये कब से हो गया कि भाजपा अपने कान बंद करके जनता की आवाज़ सुन रही है। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर। और जब जनता के प्रतिनिधि के रूप में, भाजपा के प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठे, तो मेरी बातों को ध्यान से सुने। वर्तमान समय में हरिद्वार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत जी और उनके बेटे टिकट बांट रहे हैं। निश्चित है 3 प्रत्याशी आप उन्हें मानेंगे। आप नैनीताल में अगर जाएंगे तो वर्तमान समय महेंद्र पाल जो बार काउंसिल के अध्यक्ष है, भुवन कापड़ी जो हमारे डिप्टी CLP है, रंजीत रावत जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं शर्ट से, और प्रकाश जोशी जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, वर्तमान समय में 4 लोग वहाँ से टिकट बांट रहे हैं। आप बड़े भाई हैं, तो मैं आपको आईना दिखाने का काम तो किसी भी हाल में नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपने कहा कि अच्छे विपक्ष की आवश्यकता आप लोगों को है, तो रोहित भाई किस विपक्ष की बात करते हैं? हमारे लोगों को ये कपड़े बदलने का समय नहीं दे रहे हैं। अभी राजू भंडारी गए हैं इनके यहाँ, रात शाम को 4 बजे कह रहे थे। जी, इस बात पे तो फर्क आप में और मेरे में देख सकते हैं। आपका कलम वाला कुर्ता देखो और यहाँ देखो जनता के बीच का बैठा। बड़े भाई सुन लीजिए, अरे खादी पहनिए, गांधी की पहचान है खादी। नहीं, वही कह रहा हूँ ना, तो कलम वाला। रोहित भाई देखिए कितनी हैरानी की बात है, 4 बजे हमारे राजू भंडारी बद्रीनाथ से विधायक है, वो कहते हैं कौन सा दिल्ली का लाल, हवाई नेता, कौन
हवाई नेता अनिल बलूनी। और ठीक सुबह 11 बजे वो दिल्ली में इनके ऑफिस में प्रेस करते हैं और कहते हैं मैं अनिल बलूनी जी के लिए कार्य करूंगा। तो भाई किस विपक्ष की बात करते हैं? अब आप ऐसे तो रोहित भाई कोई भी ऐसा जादू नहीं जो रातों रात आप प्रभावित हो जाए। आपने लगभग 15 वर्ष तक संगठन में आप विधायक रहे, मंत्री रहे, अन्य पदों पर रहे, भाजपा का विरोध करते रहे। रोहित भाई कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है, आप बताइए कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जो रातों रात आप विपक्ष का मन बदल रहे हैं? अरे भैया कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है? आपको बताना चाहूंगा, भगवान राम जब वनवास में थे तो बहुत लंबे सबरी के उन्होंने जूठे बिरकाए थे, बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने उसको ये कहते हैं ना कि उसको जीवन को संवारने का काम किया था। लेकिन रोहित भाई मतलब आज अगर बड़े भाई जनता के रूप में बैठे हैं तब पूछ रहा हूं, अगर भाजपा प्रवक्ता के रूप में बैठते तो ना पूछता, जनता के रूप में बैठे हैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है, कौन सा ऐसा इत्र है, कौन सा ऐसा शहद है जिसे ये हल्का सा चटाते हैं रोहित भाई और अगले दिन मतलब हैरानी देखिए 12 रात्रि का पहर भी पूरा नहीं बीता, सुबह ही हमारे विधायक तोते की तरह बोलने लग जाते, कपड़े भी नहीं चेंज होते। अरे महाराज वही तो कह रहा हूं, अरे इतना अवसर तो देते कि महानुभाव बेचारे अपने कपड़ों को बदल पाते। मतलब जनता भी हैरान है, मीम्स चल रहे हैं पूरे, उसमें चैनलों में चल रहा है रोहित भाई कि भाई एक विधायक को कपड़े बदलने का समय नहीं दिया। और ये कहते हैं विपक्ष अच्छी बात है, हम हेल्दी विपक्ष की बात करते हैं। आप किस विपक्ष की बात करते हैं? जितने भी वर्तमान समय में न्यायालय में या किस पे भी करप्शन का मुकदमा चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, वो आपके दल को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे भैया हमारा दल बड़ा है, विशाल है, हमारा हृदय विशाल है, हमारी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। नहीं, कैसी विचारधारा है आपकी? मतलब जो भी आदमी किसी गलत कार्य में फंस रहा है रोहित भाई, वो अचानक अचकोचक आपका दल ज्वाइन कर लेता है और फिर उसकी जो जांचें वो रुकने का काम होता है। अब आप कहेंगे किसकी जांचें रुक गई? आपको मैं जवाब दूंगा, विस्तृत पर्चा में बना के लाया हूं। पर्चा पे पढ़ने से पहले बल्कि मैं बना के क्या पूरा समझ के आया हूं, लंबा उनके बारे में रिसर्च किया है। आप रोहित भाई युद्धरपा को देखिए, वर्तमान समय में वो कहाँ उन पर सीबीआई की जांच चल रही थी। आप ये देखिए हमारे अजीत पवार जी को देख लीजिए, आप हमारे मतलब किसी भी इनके सहयोगी को देख लीजिए, आप शिबू सोरेन को देख लीजिए, मैं किसी भी व्यक्ति को देखिए। अब इस राज्य में वर्तमान समय में देख लीजिए जिन्होंने भाजपा ज्वाइन किए वो साथी कहीं ना कहीं किसी करप्शन के मामले में फंसा हुआ था। भाई हमारे दल में थे हो, हम मानते हैं हमारे दल में थे हो, लेकिन आपके दल में क्यों जाने का काम कर रहे हैं? तो अब ये सिर्फ बातें इसलिए पूछ रहा हूं कि आप जनता के रूप में बैठे हैं, अगर भाजपा प्रवक्ता के रूप में बैठे तो आप गोल जवाब यही देंगे कि भैया हमारी विचारधारा से प्रभावित हुए। तो रोहित भाई बड़ी हैरानी होती है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये वर्तमान समय जो आएगा, ये चुनाव जो होने वाला है, ये चुनाव जो आपकी इस राज्य की नीतियां हैं, अगर उन नीतियों पर राज्य का चुनाव होता है तो निश्चित आई रोहित भाई मैं बताना चाहूंगा इस टाइम जो सोच के बैठे हैं, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, और 400 पार का नारा भी कैसे लोगों को सहारे दे रहे हैं। हमने देखा है चंडीगढ़ में इनके लोगों ने क्या किया है, लोकतंत्र किस प्रकार हत्या हुई है। एक अधिकारी जो इनके एजेंट के रूप में काम कर रहा था वो इनको जिताने का काम करता है। अगर 400 पार का आप नारा देते हैं तो अच्छी बात है, अगर इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या देंगे तो इसको ये राज्य कभी नहीं मानेगा। चलिए दीपक राव जी, आपका क्या कुछ एनालिसिस कहता है? आप भी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, यूकेडी भी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। हरीश रावत के इस रोड शो को देखकर आप क्या कहेंगे? अपने बेटे के साथ रोड शो उन्होंने किया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है उत्साहित मोड में काम कर रही है। आज उनका जन आशीर्वाद रैली रही हरिद्वार में और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रत्याशी हैं, वो कहते दिखाई दिए कि हम 5 लाख वोट के मार्जिन से जीतेंगे। सीएम धामी भी कह रहे थे हम 5 लाख का जो मार्जिन है वो पार करेंगे 5 सीटों पर। लेकिन हरीश रावत का अपने बेटे के साथ ये रोड शो क्या कुछ दर्शाता है? क्या कांग्रेस जो है बिल्कुल चाह रही है कि प्रत्याशी को समय ना मिले तैयारी करने के लिए, या फिर हरीश रावत ने हाईकमान को ये जता दिया है कि पिता पुत्र में से किसी एक का टिकट फाइनल किया जाए, हम अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं? रोहित जी, सर्वप्रथम तो ये विषय जो है ये आंतरिक विषय है कांग्रेस का कि वो कहाँ से किसको कब टिकट देती है, किस समय देती है। लेकिन क्योंकि आज का ये विषय रखा हुआ है तो निश्चित रूप से जितनी देर कांग्रेस इस मामले में करेगी नुकसान कांग्रेस को ही होने वाला है। बहुत देर हो चुकी है, बहुत कम समय बचा हुआ है जनता के बीच जाने का, और अगर एक उचित समय उम्मीदवार को मिल जाए जो भी हो तो वो सब सही समय पर जाके जनता के बीच जाके अपने आप को प्रमाणित कर सकता है और जनता से वोट की अपील कर सकता है।
लेकिन इस विषय में कि हमारे हरीश रावत जी ने अपने बेटे के साथ एक रैली करी है हरिद्वार में, तो निश्चित रूप से हाईकमान से कुछ उनको मिला होगा निर्देश। ये तो हमारे जो प्रवक्ता हैं संदीप जी वही बता पाएंगे कांग्रेस के कि किस अधिकार के तहत उन्होंने ये रैली करी है। लेकिन जितनी देर होगी उतना ही विपक्ष कमज़ोर होगा, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी है पूरे देश में और प्रदेश में भी। तो इससे उम्मीद होती है कि जितनी जल्दी वो कमर कसें और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें उतना ही अच्छा होगा, और ये प्रदेश के लिए भी हित में है और यहाँ के लोगों के भी हित में है, यहाँ के लोगों के हित में भी है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली भी जुड़ चुके हैं। पंचोली जी, क्या कुछ आपका एनालिसिस कहता है, क्योंकि कई बार आपका जो प्रेडिक्शन है हमने देखा है कि सही साबित होता है, बहुत सही एनालिसिस करते हैं आप। हरीश रावत का अपने बेटे के साथ रोड शो में उतर जाना बिना औपचारिक घोषणा के प्रत्याशी के, क्या दर्शाता है ये? क्या हरीश रावत को पता चल गया है हाईकमान का निर्णय क्या है, या फिर हरीश रावत ने अपनी मंशा बता दी है हाईकमान को कि अब देर नहीं करनी है, दोनों में से किसी का टिकट फाइनल किया जाए? दोनों चीज़ें हैं। देखो, जब हम पिता पुत्र की बात करना चाहते हैं जी, तो कोई भी पिता अपने पुत्र के लिए कमी नहीं चाहता है, और ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है और एक सामान्य शिष्टाचार है। कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा पुत्र या मेरा बेटा मतलब पिछड़ जाए कहीं, है ना। तो उनको वो चाहते हैं कि मैं राजनीतिक विरासत अपने बेटे को दूं, तो ये कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है। अगर उन्होंने रोड शो किया तो बहुत अच्छी बात है। और कांग्रेस का जहाँ तक टिकट का मामला है वो कांग्रेस के लोग जाने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का आता है कि कांग्रेस में जो खींचातानी खबरों की सुर्खियाँ जो बनी हुई है वो कहीं ना कहीं हमारी जो लोकतांत्रिक, जो स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा करती है। क्योंकि हमेशा राजनीति में जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में आते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आते हैं, तो प्रतिस्पर्धा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी भी दल के लिए, किसी भी दल के अंदर भी जो प्रतिस्पर्धा है वो होनी भी चाहिए, और जितने अधिक प्रतिस्पर्धा होगी उतना ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र की इस व्यवस्था में एक सुखद और बहुत अच्छा रिजल्ट सामने पे आएगा। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं वो प्रतिस्पर्धा तो करते हैं, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा को बदले की भावना से लेते हैं और उसमें बिल्कुल बना करके रखते हैं कि इसने मेरे विरोध में ऐसा किया, या विरोध का मतलब ये नहीं कि उन्होंने विरोध को विरोध के स्वर में लिया है। अगर मैं कोई कैंडिडेट हूँ या मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ तो मैं अपने सामने वाले से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों का विरोध भी करना पड़ेगा जी। लेकिन वो विरोध ऐसा नहीं कि आप उसको झगड़ा, फसाद और द्वेष और अहम की बात को लेकर के जिन सारी चीज़ों को लेकर के जनता का घाटा होता है, और जो आम तौर पे दिखाई देता है जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो जो ये लड़ाई है वो बाद में भ्रष्टाचार के रूप में तब्दील हो जाती है। तो अच्छा ये है कि जब हम आधुनिक युग में हैं और हम नए युग में जी रहे हैं, तो हमें बहुत जल्दी अच्छा निर्णय भी लेना चाहिए, प्रतिस्पर्धा भी करना चाहिए, लेकिन बदले की भावना से कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपका सवाल फिर रह गया वैसे कि जो आपने जानना चाहा कि ये क्या एनालिसिस है कि हरीश रावत सड़क रोड शो कर रहे हैं अपने बेटे के पक्ष में, और निश्चित तौर पे उनको मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने देखा, जो पूरा विश्लेषण है, यदि हरीश रावत को पता चल गया तो चलना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत श्रेष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। और अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो वो बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में आते हैं, सीनियर हैं, जिन्होंने कई सारी चीज़ें देखी है। राज्य से लेकर के केंद्र तक की सरकारों में वो बहुत अहदे पे रहे हैं। कई बार हारे बहुत ज़्यादा हैं और जीते कम हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक अनुभव है वो बहुत बड़ा है। तो अगर उनको पता चल गया होगा, मालूम हो गया होगा, तो निश्चित तौर पर वो अपने बेटे को समर्थन दे रहे हैं। और उनकी उम्र ऐसी उम्र है कि इस उम्र में उनको कुछ बहुत जल्दी निर्णय की जरूरत पड़ती है। नहीं तो अगर इंतज़ार करेंगे तो मुझे लगता है कि वो इस इंतज़ार में उनका नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने रोड शो किया तो अच्छी बात है, और कांग्रेस जिसको टिकट देगा या कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी वो उसका तो वो सामने पे आएगा। और अच्छा ये है कि कांग्रेस के लोग भी बहुत जल्दी अगर मैदान में आते हैं तो जो ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है शायद वो छंट करके आएगा और अच्छा आदमी जीत करके आएगा, और जनता भी देखेगी। नहीं तो एक आदमी सामने पर है और प्रतिस्पर्धा सामने पे नहीं है, तो जनता भी कन्फ्यूजन है कि वोट अब दें तो कैसे दें, या एक तरफे देने पड़ेंगे, जाते नहीं हम वोट देने। तो जो मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारा लोकसभा का चुनाव जब भी होता है 55% से ऊपर मतदान नहीं जाते हैं, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए वो शीर्ष हो
का नेता हो या ग्रास रूट का नेता हो, वो वोट बैंक को बढ़ाए ताकि सही निर्णय सामने पर आए। चलिए संदीप भाई, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रति सीट पर 5 लाख के वोट के जीत की बात कर रही है, कितना आपको भारतीय जनता पार्टी का जो ये कॉन्फिडेंस है वो लग रहा है कि फलीभूत होगा और लगातार पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरे मतलब संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो एनालिसिस आपका क्या कुछ कहता है कि भारतीय जनता पार्टी इसे निभा पाएगी या फिर टारगेट अचीव कर लेगी? रोहित भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो साहस आप सबको 400 पार के नारे के साथ दिख रहा है, निश्चितता ही हम सब इसको साहस नहीं, हम इसको दुस्साहस मानने का काम करेंगे। आप वर्तमान समय में चारों तरफ अगर देश में अपनी निगाहें घुमाएं, साथ ही साथ आप अपने राज्य में भी आएं, तो ये देश में जो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। ये हमेशा 70 साल की बात करते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी का इस देश पे राज रहा है। हमने इस देश में स्वतंत्र लोकतंत्र को हिस्से इस देश को सबको स्वतंत्र लोकतंत्र दिया है। ये कहते हैं कि हम मोदी जी जन जन के नायक हैं, लेकिन अगर कांग्रेस ये सोचती तो 70 वर्ष तक जो भाजपा आज एक विशाल दल के रूप में आप सबके सामने, ऐसा कभी नहीं होता। हमने कभी प्रलोभन दे के, हमने कभी पुलिस का डर दिखा के, हमने कभी सीबीआई का डर दिखा के, ईडी का डर दिखा के, इनके किसी भी नेता को डरा धमका के अपने दल में शामिल करने का काम रोहित भाई नहीं किया है। इसका जीता जाता प्रमाण है कि इनका परिवार इतना फल फूल रहा है। नहीं संदीप जी, कैसे कह सकते हैं दूसरी कि बात, डरा धमका के कोई प्रमाण है आपके पास? मैं बता रहा हूँ आपको रोहित भाई, बिना मुझे है 10 ना, सेकंड बिना दीजिएगा, मैं महाराज मैं सब बताऊंगा, ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ मैं, कोई झोला छाप प्रवक्ता नहीं हूँ किसी दल का कि भैया मैं किसी नेता की चाटुकारिता बना तो मुझे प्रवक्ता बना दिया। रोहित भाई, इस राज्य में आइए आप, इस राज्य का सिलसिला शुरू करिए। इनके दल में पहली बार हमारे नगर पालिका बड़कोट के अध्यक्ष जो थे वो शामिल होते हैं। क्या चल रहा है? वित्तीय अनियमितताओं का आरोप चल रहा है, हाईकोर्ट से स्टे पे। उसके बाद द्वारीखाल के विधायक महेंद्र पाल भाजपा को ज्वाइन करते, कांग्रेस से ब्लॉक प्रमुख बने थे। क्या चल रहा है? वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है, मामला हाईकोर्ट में लंबित है। उसके बाद आप आइए, आप चौबट्टा खाल के जो हमारे विधायक प्रत्याशी रहे 2022 के, आप उनका मैं नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लेना चाह रहा हूं। आप जाइए, उन पे क्या जांचें चल रही हैं, उन पे जांचें, वित्तीय अनियमितताओं की जांचें चल रही हैं। जब वो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, वर्तमान समय में कहाँ हैं? भाजपा में। देखिए, आप पूरा सीक्वेंस उठा के देखिए। मैं बिना तथ्यों के आधार पे कुछ नहीं करूंगा, सबकी जांचें चल रही है, सबकी जांचें। और आप प्रत्यक्ष अभी लेटेस्ट अगर आपके सामने मैं आईना रखूंगा तो वो राजू भंडारी के रूप में, उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने हमारे दल को सीधे सीधे, जब दल को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, दल को किसने काम किया, वो हम सबको पीठ दिखा के भागने का काम किया। कारण क्या था? उनकी जो धर्म पत्नी है, वो जिला पंचायत अध्यक्षा है चमोली की, उन पे वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही है, कोर्ट से स्टे पे हैं। अब इनके दल को ज्वाइन कर लिया। अब ये बताएंगे कि इतने सारे लोग जो इनके दल में गए हैं, क्या इनकी जो जांचें चल रही है, जांचें निरंतर चलती रहेंगी? नहीं रोहित भाई, बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। रोहित भाई, ये एक तरफ बात करते हैं कि स्वतंत्र जो लोकतंत्र की बात करते हैं, इस राज्य में जो बात करते हैं, इस राज्य के पूरे इतिहास को इन्होंने धूमिल करने का काम किया है। आपको रोहित भाई बहुत एक आसानी से शब्दों में कहना चाहूंगा, अगर दिल्ली में इस राज्य का कोई भी आदमी काम के, दिल्ली, बंबई, मद्रास, चेन्नई, कहीं भी जाए और वो कहे मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, कहीं का भी हो, देहरादून का हो, पौड़ी का हो, उत्तरकाशी का, हरिद्वार, कहीं का भी हो, कहे मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो लोग उसको बड़ी ईमानदारी की नजरों से देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार एक दल में घोटालेबाजों का जो बहुत बड़ा सिंडिकेट जो जमा हो रहा है, जो बहुत बड़ा सिंडिकेट जमा हो रहा है, घोटालेबाजों का, रेपिस्टों का और ये नौकरी बेचने वालों का बहुत बड़ा सिंडिकेट जमा हो रहा है। देख लीजिए, अंकिता प्रकरण में किसका नाम आया था? भाजपा के लोगों का नाम आया था। आप देख लीजिए, नौकरी बेचने में किसका नाम आया था? हाकम सिंह का नाम आया था। इस पूरा सिंडिकेट जो जमा हो रहा है, ये सिंडिकेट एक दिन इस राज्य को जो डुबाने का काम करने की मंशा रखता है, इस मंशा को इस राज्य का जो व्यक्ति है, राज्य आंदोलनों से बना है रोहित भाई, इस राज्य का व्यक्ति इनके मंसूबे पानी नहीं भरने देगा। और ये कह दें कि जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया है इनके दल से संबंधित नहीं है रोहित भाई, तो मैं सोचूंगा कि मेरे ज्ञान में कहीं ना कहीं कोई कमी है और मैं अपनी बात को झूठ कर रहा हूं। सारे लोग जिनका मैंने नाम लिया है वर्तमान समय में भाजपा के लिए लोकसभा में घर घर जाके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं,
ये कैसे मान लेंगे? ये मानते नहीं हैं। और जो हमारे बड़े भाई प्रवक्ता साथी यहाँ बैठे हैं, इनकी मैं आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, ये बहुत सारी बातें इतने प्यार से, जो कहते हैं ना वो शहद से, वो सॉरी रसगुल्ले से अच्छे जो मीठी चाशनी होती है, ये उस प्रकार के प्रवक्ता भाजपा के हमारे बड़े भाई हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी में वर्कशॉप होती है बकायदा, वर्कशॉप भारतीय जनता महाराज, पार्टी के आप ये मेरी जितनी बातें अगर इनका लाइन टू लाइन वो जवाब दे दें तो मैं कहूंगा इनकी वर्कशॉप नहीं होती, लाइन टू लाइन। मैंने जो बड़कोट से शुरू किया, बद्रीनाथ में समाप्त किया, एक कोना उत्तरकाशी में, एक कोना बद्रीनाथ में, इन दोनों कोनों को अगर भाई जोड़ने का काम कर लिए तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। लेकिन आप देख लीजिए, भाई की मजबूरी है, करप्शन पे नहीं बोल पाएंगे, करप्शन पे नहीं बोल पाएंगे, करप्शन पे अगर बोल पाएंगे तो फिर। और दूसरी हैरानी की बात है कि अब ये कहते हैं कि हम माँ माटी मानुष की बात करते हैं। आप किस प्रकार की बात करते हैं? जिस मुख्यमंत्री को भाजपा ने 4 साल नकारने काम किया, जब से धामी मुख्यमंत्री बने, एक भी सार्वजनिक मंच से, रोहित भाई आप मीडिया जगत में जो सबसे पत्रकार जो होता है, जो बीट का काम करता है, आप बीट का काम करते हैं, आपने कभी भी किसी मंच के माध्यम से अगर पुष्कर सिंह धामी जी के अपने कंठस्थ स्वरों से सुना हो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में इस राज्य ने चौमुखी विकास किया, तो आप मेरी बात को नकार सकते हैं किसी भी मंच से, किसी भी मंच से। बाकायदा जब वो हटे तो लोगों ने कहा, भाजपा के साथियों ने कहा, किसी नकारे मुख्यमंत्री को हटा दिया गया है जो रात को काला माल फूंकता है, कोई पता नहीं क्या क्या कहता है, वो इनका व्यक्तिगत जीवन है, उनको इन्होंने दोबारा टिकट देने का काम किया। अरे इस राज्य पे का फेलियर लोगों की आप बहुत बड़ी लिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं। और एक और आपको चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, अनिल बलूनी जी बड़ी रिवर्स पलायन की बात करते हैं, संघर्षों के लिए पौड़ी पहाड़ गए थे, श्रीनगर दिल्ली गए थे, उन्होंने अपने इस बार राज्यसभा के कार्यकाल में एक गांव को गोद लिया था, एक गांव को गोद लिया था, दुकड्डा के समीप वो गांव है, दुकड्डा से 7 किलोमीटर दूर वो गांव है, उस गांव को गोद लेना, बोर उस गांव का नाम से गोद लेना काम किया। तो वर्तमान स्थिति यह है कि वहां के राज्य, उस गांव के लोग इनको तलाशने का काम कर रहे हैं, उनको तलाशने का काम कर रहे हैं। वो बताएं जिस गांव को उन्होंने गोद लिया था अपने पूरे राज्यसभा के कार्यकाल में 6 वर्ष के, उस गांव की वर्तमान दशा क्या है। और मैं मानूंगा कि भाजपा के साथ इसको नहीं मानेंगे। आप जा सकते हैं, मेहरबान सिंह बिष्ट वहां के ग्राम प्रधान है, पूर्व ग्राम प्रधान है, वो इस बात को खुलेआम मंचों से कहते हैं, और उनका रिकॉर्डेड वीडियो रोहित भाई हमारे पास है। आप कहेंगे तो आपके चैनल के माध्यम से चलाने का काम किया। उन्होंने कहा उन्होंने सिर्फ वहां उसको सिर्फ एक बार आए हैं, जब उसको गोद लिया, उसके बाद दोबारा कभी भी वहां नहीं आए। तो बहुत दुख होता है रोहित भाई, बहुत दुख। इन हवाई नेताओं को इस राज्य पे थोपने का काम आप करेंगे, इन हवाई नेताओं को इस राज्य पे थोपने का काम करेंगे। दुख होता है रोहित भाई, बहुत दुख होता है। और निश्चित ही चुनाव जो इस राज्य में होने वाला 2024 का लोकसभा के, आज भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इस राज्य की सरकार के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, सिर्फ केंद्र की सरकार की जो झूठी योजनाएं तो उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं, काम इस राज्य में कर रहे हैं। चलिए रविंद्र जी जवाब दे दीजिए, बहुत बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से डिफेंड करेंगे? देखिए, कांग्रेस के पास आज की डेट में आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है, और जनता सुनती है इनकी, ना इनके नेता खुद आपस में सुनते हैं। ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा, हिमाचल में था, इनके नेताओं ने इनके नेता को हरा दिया, है ना। तो आप ये कहना कि जी भ्रष्टाचार में ये भी बंद है वो भी बंद है, भ्रष्टाचार में तो हरीश रावत जी भी हैं, उन्हें तो कहीं नहीं भाजपा ज्वाइन करा दी। भ्रष्टाचार में तो हरक सिंह रावत भी हैं, उन्हें तो कहीं नहीं भाजपा ज्वाइन करा दी। तो ऐसे तमाम बहुत सारे नाम है संदीप भाई, कि ये कह देना ये बड़ा आसान काम होता है। अब देखिए, आपने राजेंद्र भंडारी जी के बारे में कहा, उनकी वाइफ को हाई कोर्ट ने ससम्मान उनके ऊपर टिप्पणी भी की है जांच एजेंसियों पर। देखिए, मैं ये कहूँ कि गलत है या सही है, माननीय न्यायालय की सबको जो है सम्मान करना चाहिए। देखिए, बड़े प्यार से मेरे भाई ने चंडीगढ़ का उदाहरण तो दे दिया, लेकिन ये उदाहरण, ये जब इनका नेता जेल में जाता है, उसी न्यायालय के लिए जो है ये आवाज खड़ी कर देते हैं। भाई, निर्णय तो न्यायालय ने दिया ना, उसमें कहां मर गया लोकतंत्र बताइए? न्यायालय में मरा जाके। आप गए कोर्ट में, आपने एविडेंस दिए, दिखाए, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, इसे सही करो, हो गया सही, स्वीकार्य है। आप जब न्यायालय जब मनीष सिसोदिया को, चिदम्बरम जी के बेटे को, या अन्य कांग्रेस के किसी नेता को जिसके 360 करोड़ रुपए घर में से कैश बरामद होते हैं, अगर उन्हें जमानत नहीं देता,
तो आप कहते हैं कि ये तो लोकतंत्र खतरे में आ गया, मोदी जी की ईडी है, मोदी जी की सीबीआई। अरे भाई आप कोर्ट में दिखाइए ना, जिस प्रकार से आपने जाके न्यायालय में चंडीगढ़ का मामला दिखाया, सीधा सिंपल फार्मूला, जनता को समझ आता है। ये गोल गोल बाजीगरी, ये आप समझिए चमोली जी, ये बहुत दिक्कत है। आप अभी भी जनता के मूड को, जनता के अपग्रेडिंग मूड को नहीं समझ पा रहे हैं। जनता बहुत समझदार है, पहले से ही है। क्या है अपग्रेडिंग मोड? अपग्रेडिंग मोड यही है ना कि आप समझ नहीं पा रहे, आप अभी भी उसी जलेबी में फंसे हुए हैं। हम पकड़े जाते हैं और न्यायालय हम पे फटकार लगाता है और चंडीगढ़ में हमारी सरकार को आप गिरा बताइए देता है। रोहित भाई कैसी बात कर रहे हैं आप बताइए ना, बड़ी आप हैरानी होती जो है भाई। जिस केजरीवाल के साथ ये पानी पी के कोस रहे थे गोवा मतलब में, यही मान रहे केजरीवाल हैं कि ने हमने शराब का चंडीगढ़ में गड़बड़ पैसा किया। 100 करोड़ रुपए लेके और यहाँ लगाया। क्या आज यार? ये कह रहे हैं कि नहीं, इसे तो बेचारों को संजीव सामना भाई पकड़ मान लिया। गए, गुरु मान गए। आप एक बार बताओ, देखिए सुनिए, 2014 से पहले आप कह रहे हैं कि हमने कब किसका, आपका परिवार फल फूल रहा है, हमने कब? 2014 से पहले जब मोदी जी को प्रत्याशी घोषित किया, 16 घंटे ईडी ने बैठाया था सीबीआई जांच के लिए। अभी देख लीजिए ना, कहीं ज्यादा पुरानी बात थोड़ी ना। उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा ये जांच एजेंसी है, मैं जाऊंगा, मेरे खिलाफ अगर कोई चीज है, जांच का काम है, वो न्यायालय, मुझे जांच एजेंसियों पे भरोसा है, मैं जाके उनका जवाब दूंगा। गए, क्या हुआ रिजल्ट? माननीय अमित शाह जी को आपने किस तरीके से फंसाया, किसने बरी किया? कोर्ट ने बरी किया ना। कोर्ट में जाके फिर फटकार भी लगाई, उन्होंने कहा भाई ये क्या मामला है, आपने इस पे क्या किया? आप बताइए ना। आपने साध्वी प्रज्ञा को जिस प्रकार से झूठे मुकदमे में राज्य में लोकसभा चल रहा सुन है, लीजिए 5 ना, सीटों पे चर्चा कर देखिए रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमों में जिस प्रकार से उन्हें फंसाया, कोर्ट ने क्या क्या कहा आपके बारे में पता है ना। तो आप जाते क्यों? आप बताइए, दोनों आप ही के कार्यकाल में माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, दोनों के ऊपर मुकदमा हुआ, अरे सीबीआई जांच हुई, इलेक्ट्रॉन- जो दोनों बॉन्ड- जमानत में। अच्छा, सुन लीजिए। बॉन्ड का मुद्दा जो चल रहा है, माननीय न्यायालय ने उस पे क्या नहीं, कहा, मैं- उस पे विचार करिए, नहीं बॉन्ड के लिए प्रदर्शित करिए। सुन लीजिए ना। करिए, प्रदर्शित करिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आप चंदा- इस बात सुन लीजिए। चंदा और धंधा देखिए, देने चंदा वाला मामा- दल इतनी चंदा- बड़ी बड़ी बातें करेगा चंदा तो ये मामा- अच्छा नहीं लगता देखिए, संजीव भाई। हमें 6000 करोड़ रुपए चंदा- प्राप्त हुए, जो सही चंदा बात है। और धंधा, लेकिन आपको चंदा 1000 और करोड़ धंधा रुपए देने वाला चंदा और दल, धंधा चंदा किसने दिए, दीजिए ये और आप धंधा लीजिए बताइए। रोहित भाई। और पूरे चंदा, इंडी गठबंधन मोदी को जी अगर का आप मोदी जी देखेंगे, का नारा 6000 है, करोड़ रुपए मोदी से जी ऊपर का के- नारा है, सुनिए- चंदा दीजिए, धंधा लीजिए। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी दामोदर जी का नारा है संजीव आप भाई, सुनेंगे नहीं, आपको धंधा पता है। लीजिए, चंदा दीजिए। जनता धंधा महाराज, धंधा इस देश में देखिए दुर्भाग्य, देखिए धंधा आप लोग सबसे करते थे। अमीर दल, अरे आपने चंदा तो लेके आप गौमांस की बात करते हैं, आप नेशनल आपको पता है हेराल्ड का बीफ इतना बड़ा बीफ 1000 बेचने वाली करोड़ रुपए का बीफ साम्राज्य, बेचने वाली कंपनियों से 90 आप 250 करोड़ चंदा लिया है। राहुल गांधी महाराज 250 करोड़ चंदा, आप जवाब दीजिए। अरे गाय और राम की बात करते हैं, 250 करोड़ चंदा लिया है आपने सिलकारा में, आपने उस कंपनी का नाम सर्वजी नहीं किया, उसने आपको करोड़ रुपए चंदा दे दिया। रोहित भाई दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है, ये चंदा के धंधा करने वाला दल है, ये चंदा का धंधे करने वाला दल है। अरे गौमांस को भी नहीं छोड़ा महाराज, 250 करोड़ रुपए आपने उनसे ले लिया, 250 करोड़ रुपए। नरेंद्र मोदी कहते हैं गाय मेरी माता है, अरे बीफ कंपनी से आप आरोप लगाइए। महाराज आरोप नहीं है, आप आरोप ये प्रदर्शित हुआ है, जो एसबीआई ने जो लिस्ट दी है उसमें नाम है महाराज, ये महाराज आरोप नहीं है, ये मैं आपको तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ संजीव भाई, लिस्ट ये अरे महाराज लिस्ट के आधार पे कह रहा हूँ, लिस्ट के आधार पर अरे महाराज लिस्ट है, आप बताइए उन हाई लोगों से कोर्ट ने कितना- सार्वजनिक कराई है। आप उन एजेंसियों से अरे एजेंसी नहीं है, अरे हाई कोर्ट ने सार्वजनिक करवाई है, एसबीआई ने की है महाराज। सुन लीजिए ना, मैं भी बता अरे मैं कह रहा हूँ, अच्छा बताइए आप बताइए ना, आप किस जवाब तो तरीके से- आपको देना पड़ेगा। अरे 1600 अरे करोड़ रुपए का जो चंदा अरे लिया, आप देंगे ऐसे जवाब, वाह, लोगों से उल्टा लिया चोर कोटवाल जो- बांटे। नहीं, क्यों नहीं देंगे? अरे महाराज, अरे 1600 करोड़ रुपए का आपने अरे वसूली करी सबसे नहीं करी राहुल ज्यादा गांधी ने? चंदा लेने वाला दल आप में, अरे भाई इंडी गठबंधन अरे में जो महाराज, चुनाव मिलकर लड़ रहे हो, मतलब भाई सिलकारा में मजदूर फंसते रोहित इतना भाई, बड़ा तो उनसे चंदा इतना नहीं चंदा ले लिया, लेते जितना इंडिया लाइंस ने लिया, दुर्भाग्य जो देखिए। चंदा अरे लिया। अभी हम सोच रहे और हैं ऐसे ऐसे लोगों से लिया जो इस कंपनी blacklisted को, कंपनी है, कर्मचारियों को blacklisted जान को जोखिम डालने वाली कंपनियों कार्रवाई से क्यों नहीं चंदा लेने हुई? अरे वाली- होती कहां से आप महाराज, क्यों ली? आप करोड़ रुपए चंदा उनसे ले चुके थे। दलाली लिए। अरे महाराज सुन लीजिए, दलाली सब ऐसी तो दलाली आप जो शुक्र आपने मानिए ली है, कि मैंने इस देश वो को किस बात बेचने की वाले दलाली? दलालों का नाम नहीं लिया।
अरे महाराज शुक्र मानिए आपने कि उन नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं दीपक राव जी को बताता प्रधानमंत्री के पद हूँ। पे संदीप जी, चंदा रविंद्र- लेने वाला दल लोगों को दलाल कहेगा रोहित भाई। संदीप जी, रविंद्र जी, चंदा सबसे ज्यादा अरे चंदा लिया लिया। नहीं लिया, अच्छा, चंदा ब्लैक लो, लिस्ट चंदा में लो। जी, दलाली लिया अरे नहीं भैया लिया गौ आपने। मांस को, अरे कम से कम गाय को अरे, छोड़ दे संदीप संदीप भाई। जी, संदीप जी, आप कम से जवाब- कम दीपक गाय राव जी को के पास छोड़ जाता दे। हूँ, समय कम है, आप फिर बहुत- समय नहीं मिल महाराज पाएगा हमको। मानिए, आप बहुत निचली अरे अरे भाषा गाय का को छोड़ प्रयोग कर दीजिए रहे हैं। महाराज। रविंद्र जी, मतलब रविंद्र जी। सार्वजनिक लिस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। संदीप जी, नहीं, सार्वजनिक समय लिस्ट खत्म होने आपके वाला, नाम दो- की है दो- ना, बताओ तो ना, ब्लैक लिस्टेड दो गेस्ट कंपनी और का दो आप- गेस्ट और हैं। दीपक रावत जी, क्या कुछ आपका एनालिसिस कहता है, क्योंकि देखिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुछ थोड़ा इतर भी जाते हैं क्योंकि चुनाव से संबंधित रहेगा। उनका कहना है कि यूकेडी जो है वो कांग्रेस का ही नुकसान करेगी, बीजेपी का इससे कोई नुकसान नहीं होगा यूकेडी के प्रत्याशी उतरने से। देखिए, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस की पार्टी है, और यहाँ की जनता कहती है ये उत्तराखंड की पार्टी है। और रही बात जो विषय है कि कल ही जो हम जिनको हमने समर्थन दिया है टिहरी लोकसभा सीट से बॉबी पवार का, आपने उसमें आपके रिपोर्टर गए होंगे जी, क्या हुजूम उसने खड़ा किया है। लोग, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनको भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, विभिन्न प्रलोभन देने पड़ते हैं, तब जाके इतनी बड़ी विशाल भीड़ इकट्ठी होती है। और कल बॉबी पवार ने निर्दलीय उम्मीदवार है जिसको उत्तराखंड क्रांति दल समर्थन कर रहा है, कल अगर आपने उसमें युवाओं की भीड़ देखी होगी, महिलाओं की भीड़ देखी होगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक संकेत है कि ये प्रदेश अब परिवर्तन की तरफ चल रहा है। और आज जो असंतुष्ट है युवाओं के बीच में, ये वो युवा हैं जो वर्तमान सरकार से असंतुष्ट हैं, उनकी नीतियों से असंतुष्ट हैं। वो बेरोजगार संघ का अध्यक्ष है और ये सारे के सारे बेरोजगार हैं। कम से कम 5,000 लोग कल रोड पे था सिर्फ एक नॉमिनेशन भरने के लिए। और ये पहली बार नहीं, वो तीसरी बार ये करके दिखा चुका है कि बिना किसी एक सिंगल कॉल के 5,000 युवा सड़क पे आ जाता है। बहुत बड़ी बात होती है युवाओं को इकट्ठा करना। गाड़ी आप उनको भर के ला सकते हैं, प्रलोभन ला सकते हैं, लेकिन युवाओं का रोड पे आना ये वर्तमान सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और होगा निश्चित रूप से। और इस प्रदेश में परिवर्तन की लहर, कल जो उसने नॉमिनेशन भरा वो दिख गया है। और यही परिवर्तन हर जगह होगा क्योंकि इनकी नीतियां अलग हैं। ये राष्ट्र जो राज्य है, ये राज्य का जो सपना जिस अवधारणा के साथ ये प्रदेश बना था वो आज भी वही है, 22 साल पुराना ही है। उत्तर प्रदेश में जिन समस्याओं से ये प्रदेश जूझ रहा था, आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है। सड़कें बनी हैं, जो 1-2 एम्स बना है, इनकी बात को छोड़ दे 22 वर्ष में, लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं हैं। ये पर्यटन पहले भी था, उत्तर प्रदेश में भी यह पर्यटन था। चारधाम यात्रा पहले भी हुआ करती थी, ये कोई यह नहीं कि चारधाम यात्रा अभी हुई है। चारधाम यात्रा सालों साल से, हजारों साल से चल रही है। लेकिन विषय क्या है कि जो मूल समस्या है एक पहाड़ की, जो मूल समस्या सीमांत में रहने वाले व्यक्ति की, उन समस्या का निवारण आज तक नहीं हुआ है। और ना ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां करने के इच्छुक हैं, जबकि इन प्रदेश में दोनों को 2-2 बार मौके मिले हैं राज्य करने के। लेकिन बीजेपी तो कह रही है 5 लाख के वोट का मार्जिन रहेगा इस बार। देखिए, हमारे पंचोली जी पहले बोल चुके हैं कि 55 से 60% वोटिंग होती है। आपको इनको लगता है ये बहुत आसान है, हम मैदानी जिलों में रहते हैं, मैदानी जिलों की ये बहुत आसान होता है कि आदमी घर से जाता है, वोट देता मतदान है। 75% करने का लक्ष्य रखा है। देखिए, 75% अगर करेंगे, उसमें से 5 लाख वोट भारतीय जनता को पार्टी को मिलेंगे, तो ये तो सपना ही है। और ये सपना आज अगर ये बोल रहे हैं और कल ये बोलेंगे ये सिर्फ जुमला था, ये सिर्फ 400 सीट का भी इन्होंने जुमला दिया है। जब 15 लाख वाला जुमला था तो ये इलेक्शन के टाइम में जुमला आता है, इस बार जुमला दे दिया। रही बात जो विषय से हटके बोल रहा हूं रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में एक नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही है। और पिछले 2-3 दिन से आप देखिए वो एक नैरेटिव सेट करने में गड़ी हुई है। 2014 में नैरेटिव था भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। 2019 में इन्होंने नैरेटिव सेट करा कि पूरे भारत में कि हमने उरी करके दिखाया, हमने एयर स्ट्राइक करी, और उसके बाद पूरा एक राष्ट्रवाद का नैरेटिव सेट हुआ। जब ये 2024 में भारतीय जनता पार्टी सारे मुद्दे अपना चुकी थी, लेकिन एक भी बार एक नैरेटिव पूरे भारत में सेट नहीं हो पा रहा था। ना इनसे राम मंदिर का मुद्दा नैरेटिव सेट हुआ, ना यूसीए का सेट हुआ, यूसीसी का सेट हुआ, ना इनसे सीएए का सेट हुआ। कोई भी एक मुद्दा ये पकड़ के नहीं चल पाए, ना नैरेटिव सेट कर पाए। अब कल जो इन्होंने विपक्ष में केजरीवाल जी को उठाया है ईडी ने और रखा है, तो इनके सारे प्रवक्ता अब एक नया नैरेटिव सेट करने लग गए हैं
कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमने कार्रवाई करी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमने कार्रवाई करी, निश्चित रूप से जिसको अगर किसी ने गलत किया है तो किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब भविष्य में देना पड़ेगा कि जिस रेड्डी के बयान पे आज उठाया है ईडी ने, उस रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, और उसके बाद उसको बेल मिली है। इसका जवाब भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। और बिल्कुल सही है, सही बोल रहे थे, जो बीफ कंपनी से लिया है, जो चंदा इन्होंने लिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि विपक्ष के लोगों पे प्रश्न चिन्ह करेंगे, उनके दामन में दाग ढूंढेंगे, तो ये बीफ का दाग भारतीय जनता पार्टी राम के नाम से भी नहीं धो पाएगी। और ये जो रेड्डी के नाम से, रेड्डी ने अगर 55 करोड़ दिया है, तो प्रभाता जी यहाँ बैठे हैं, अगर नैतिकता की बात करते हैं, शुचिता की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं राजनीति में, तो इनको कहिए कि अगर वो 55 करोड़ दिए तो वापस करें, सरकार को दे दें। स्वच्छता सब, ये नहीं होगा कि गंदा है पर धंधा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा है, ये इस प्रदेश में और इस देश में नहीं चलेगा। आपको स्वच्छता अगर साबित करनी है तो आपकी बात को जनता मानेगी, आप उनको वापस करिए अगर भविष्य में निकलता है तो। ठीक है, प्रेम पंचोली जी, आपका प्रेडिक्शन क्या कुछ कहता है? चूंकि अब चुनावी घड़ी थी, तभी लोग लगा सकते हैं 5 लाख के वोट का जो अंतर बीजेपी बता रही है, कितना किस हद तक सही हो पाएगा और इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या लग रहा है? नतीजे वही आएंगे जो हमारे आपके दिमाग में चल रहे हैं, या फिर कुछ इस बार चौंकाने वाले नतीजे उत्तराखंड में आ सकते हैं? क्या सियासी गणित कह रहा है? वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तभी तो बीजेपी का ये सपना पूरा होगा। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज यदि बढ़ेगा, बीजेपी का ही नहीं, चुनाव का एक सुखद एहसास जनता को होगा। क्या होता है कि जितनी कम पोलिंग होगी, कम पोलिंग का अर्थ ये होता है कि इतनी पार्टियां हैं, सबके अपने कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के परिवार के लोग कार्यकर्ता है, उनको वो पोलिंग करते हैं, ये कोई दो राय नहीं है। और उनको धन्यवाद भी है, कम से कम वो बोलते हैं कि वोट देने आओ तो वो खुद जाते हैं, सब परिवार जाते हैं, ये सामने पे रहता है। तो वो कम पोलिंग में क्या होता है कि आप अपने कार्यकर्ता गए तो उसका रिजल्ट निर्णय नहीं आता है। निर्णायक वोट वो हैं जो न कांग्रेस के बैनर पे दिखाई देते, न भाजपा के बैनर पे दिखाई देते और अन्य राजनीतिक पार्टियों के बैनर पर नहीं दिखाई देते। विचार उनके मिलते होंगे एक दूसरे से, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। लेकिन आज इस दौरान का जो चुनाव है, जो इस देश के अंदर जो इस घटना घट रही है, जिस तरह से इलेक्ट्रल जो बॉन्ड है उसके जो चीज़ें सामने आ रही है, और विपक्षी पार्टियां जो एक एक करके प्रमाणित करके आगे बता रही है, जनता को बता रही है, मुझे लगता है कि वो चैनल से हट करके यदि जनता को बताए और जनता के समझ में बात आ जाए और जनता अगर नए तरीके से निर्णय ले लेगी, तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव बड़ा अद्भुत होगा और इतिहास के पन्नों में ऐसी कहानी दर्ज होगी कि जो सालों सालों याद किया जाएगा कि 2024 का जो चुनाव था लोकसभा का, जो आम चुनाव थे, वो अद्भुत था। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है सरकार की तरफ से, सरकार में जो लोग जा रहे हैं, जैसे संदीप कह रहा था कि उनकी पार्टी से जितने लोग वहाँ गए सारे लोगों पे जो है जांच बैठी हुई है। अगर विपक्षी पार्टी उनकी जांच को, उनके भ्रष्टाचार को प्रमाणिक रूप से जनता के सामने ले जा ले, तो मुझे लगता है कि वोट बदलेंगे, लोग वोट देने वालों के दिमाग बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? ऐसे बदलेंगे कि अब चुनाव एकदम सामने पे 19 तारीख आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, और अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जनता के बीच में ये नहीं कहा कि हमारा मैनिफेस्टो ये है और हम अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक ये काम करना चाहते हैं और ये काम हमने कर दिया है। अभी तक ऐसा नहीं, अभी तक आपसी जो लड़ाई झगड़ा है, हमारा कैंडिडेट वो होगा, हमारा चेहरा वो होगा, वो अच्छा है, वो बुरा है, उसने फलाना गांव गोद में लिया, उसने गांव में गोद नहीं ले पाया, इस तरह की जो अनगर्ल बयानबाजी राजनीतिक दलों से हो रही है, ये हमारे भविष्य के लिए सुखद एहसास नहीं कराने वाले। और जो हमारे जो लोकतंत्र का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई दे रहा है। अच्छा होता कि ये राजनीतिक पार्टियां अपनी एक्टिविटीज़ में आती और अपना मैनिफेस्टो, कोई कैसा भी मैनिफेस्टो हो, कम से कम जनता के बीच में तो ले जाती कि 2023 तक हमने जो हो गया, लेकिन 2024 के बाद जो जनता जो निर्णय देगी, उस निर्णय के बाद हम फलाना काम करने वाले हैं और इस काम करने से आम आदमी तक हमारी पहुंच, हमारी सरकार की पहुंच और विकास की पहुंच जाएगी। तो मुझे नहीं लगता, अब तक गए नहीं, जो अब तक ऐसी खबरें नहीं आई कि मैनिफेस्टो पे पब्लिक ने स्टैंड लिया है कि अच्छा तुमने ये लिखा हुआ है तो इसमें ये भी लिखो। ठीक है।
ये अभी तक खबर नहीं आई। ठीक है प्रेम तो पंचोली ये बड़ा सवाल है और अच्छा हो कि ये इन लोगों को ये काम करना चाहिए और ये जो झगड़े हैं इनको खत्म कर देना चाहिए। चलिए अब फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ेंगे, कार्यक्रम के समापन का समय हो गया। संदीप चमोली जी, आपका फाइनल कमेंट क्या है? क्योंकि विषय तो हरीश रावत से या फिर टिकट के आवंटन से जुड़ा हुआ था, लेकिन लब्बो लवाब क्या निकलता है, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बातें थी जो आप कहना चाहते थे छूट गई हों, उसे फाइनल कमेंट में पूरा कर दीजिए। रोहित भाई, ये 2024 का चुनाव निश्चित ही, जैसे कि हमारे बड़े भाई बहुत ज्ञाता है पंचोली भाई ने कहा, ये चुनाव इस राज्य में एक नई इबादत लिखने का काम करेगा। अगर आप टीरी की बात करते हैं तो राजशाही के खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति चुनाव हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं जिनका पूरा जन संघर्षों से नाता रहा है। आप ठीक उसके बाद हरिद्वार अगर आप आने का काम करेंगे तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसको भाजपा ने इसलिए हटा दिया कि वो व्यक्ति इस राज्य के लिए अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। कुछ भाजपा के लोगों ने खुले मंचों पे ऐसा कहा है। उसके बदले हमारे राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बेटे चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर आप देखें वर्तमान समय में पौड़ी की तरफ जाएं तो एक हवाई नेता जो 2005 के बाद इस राज्य में चुनाव हारने के बाद दिल्ली में संगठन की सेवा की, इस राज्य के लोगों की सेवा उनके द्वारा नहीं की गई और जो सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ इत भावी हवाई बातें करते हैं, उनके द्वारा जो गांव तक गोद लिया था, वहां के लोग पलायन के लिए आज भी मजबूर है। उनके खिलाफ इस राज्य का वो बेटा जिसने संघर्षों से जिसका नाता रहा है, जिसने हारा है, जीता है, लड़ा है, खड़ा रहा है, वो गणेश गोदियाल जो इस पहाड़ का लाल है, पौड़ी का बेटा है, वो गढ़वाल क्षेत्र का अपना लाल है, वो व्यक्ति चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। रोहित भाई, स्पष्ट रूप से आपको समझना होगा, ये चुनाव जो कांग्रेस लड़ने जा रही है वो इस राज्य में हवाई जो नेता भाजपा के चुनाव की इस मौसम में इस राज्य में आए हैं, उनके खिलाफ इस राज्य का वो व्यक्ति, वो बेटा, वो लाल, वो व्यक्ति चुनाव लड़ने का काम कर रहा है जो मजबूती से इस राज्य को बयार की बदलाव इस राज्य में लाने का प्रयास करेगा। ठीक है रविंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारा काम, इनको टाइम कम दिया विक्रम भाई, आपको टाइम भी ज्यादा देना चाहिए था। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, दीपक रावत जी बहुत बढ़िया भाषण दिया इन्होंने। आप भी 2-2 बार सरकार में रहे, कोई एक आध अगली बार बताइएगा जरूर, कोई एक उदाहरण हो आप जब 2-2 बार कांग्रेस में भी मंत्री रहे, आपके यूकेडी और भाजपा में रहे, कोई एक ऐसी लकीर बताना जो आपने खींची हुई यूकेडी ने, इस कारण से यूकेडी आप जनता यूकेडी पे भरोसा करे, कोई हो तो बताना अगली बार। अभी नहीं, आपने काफी टाइम लिया, मैंने छोटे से पॉइंट में आपको समाप्त कर दिया, आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, संदीप भाई ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें और बड़ा लंबा चौड़ा कहा। देखिए, जिसे हवाई नेता बना रहे हैं, ये आपको तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की कि आज राज्यसभा की सीटें यहीं के बच्चों को दी जाती हैं। नहीं तो राज बब्बर, मार्गरेट अलवा, पता नहीं कौन कौन आपके 10 साल के कार्यकाल में हमने देखा है कि किसे किसे आप यहाँ से राज्यसभा बना देते थे और वो कभी उनको देखा भी नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे, उठा के देख लीजिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी की होने के कारण यहाँ पे हमारा स्थानीय नेता होता है, आप उसे हवाई बता रहे हैं। जनता आपको बताएगी आपकी हवाई जिस प्रकार से निकाल रखी है जनता ने पिछले कई सालों से, आपके इन्हीं बयानबाजी से जनता आपकी हवाई और भी टाइट करेगी। ठीक है, दीपक रावत जी, फाइनल कमेंट आपका। रविंद्र जी, अगली बार जब मुलाकात होगी तो आपको जरूर मैं बताऊंगा। जी जी, बता दीजिए, अभी भी बता सकते हैं 2 सेकंड में। अगर मुझे लगता है कि आप जो दिवाकर भट्ट जी थे हमारे, हाँ, जिन्होंने ये सबसे पहले किया था कि जो बाहर का व्यक्ति है उसको सिर्फ 250 वर्ग मीटर जमीन मिलनी चाहिए, वरना ये सपना भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में तो कभी आता ही नहीं। और नहीं हो तो कागज पत्र पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाए। बस महाराज हो गई, आपके ज्ञान के चक्षु खोल दिए मेरे। आप ध्यान से आप देख लीजिएगा कहाँ हुआ था ये माननीय खंडूरी जी के काल में हुआ था। खंडूरी जी ने किया था, 400 मीटर का करा था नरेंद्र तिवारी। अरे भैया, महाराज रहने दीजिए, बस हो गया, हो गया, बस मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, राजस्व मंत्री कौन थे? बस हो गया, आपका ज्ञान का मैंने आपको जवाब दिया ना, राजस्व मंत्री कौन थे? मैं पूछ रहा हूँ। ये उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि कांग्रेस त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। 400 मीटर, अरे महाराज त्रिवेंद्र सिंह रावत, 400 मीटर का दीपक भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी थे, जिन्होंने इस राज्य में कहा, आओ जमीनें बेचो, लूटो, बर्बाद करो, खत्म करो, लूटो। चलिए प्रेम पंचोली जी, मैं तो सब हजारों एकड़ जमीन खाली कराइए जो दान में दे दी आपने। बनफूलपुरा जैसी नैनीताल में इतने बड़े, उससे आज हजारों एकड़ की भूमि जहाँ पे खुलेआम पुष्कर सिंह धामी ने इस राज्य को लूटा है। रोहित भाई, खुलेआम दोनों हाथों से जमीन, मुख्यमंत्री तेरे चारों ओर बालू बजरी रेत चोर। आप नवाब हाउस लंबे समय से मुकदमा जीता बैठे, उसे खाली नहीं करा।
अरे भैया आप मुख्यमंत्री बात तेरे करेंगे चारों महाराज, ओर आप जनता बालू को बता बजरी दे कुछ रेत तो दिखा चलिए दे आज की कुछ, चर्चा और जेब में समाप्त डाल दे होती कुछ। है। प्रेम पंचोली जी क्षमा चाहते हैं क्योंकि ये तमाम प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं आप तक नहीं पहुंच पाया कोशिशों के बावजूद भी। तो लबोलबाब यही है कि राजनीति ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि 5 लाख के वोट का मार्जिन यदि बीजेपी हासिल करना चाहती है तो वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा होना है। और क्या भारतीय जनता पार्टी का यह उत्साह है या अति आत्म उत्साह है, या फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट कर रही है, या फिर कांग्रेस उस पुरजोर तरीके से चुनाव में नहीं जा रही है क्योंकि टिकट को लेकर जो देरी हो रही है वो भी कहीं ना कहीं सरदर्दी बनी हुई है। लेकिन चुनाव में बहुत सारी चीज़ें अप्रत्याशित रहती हैं, पहले से कुछ नहीं कह सकते। कई बार जो हवा बनी रहती है उसकी हवा निकलते भी हमने कई बार देखा है। लेकिन फिलहाल टक्कर कांटे की रहेगी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा कि तीसरी बार भी 5 सीटें वो फतह करे, लेकिन कांग्रेस भी इस बार पुरजोर तरीके से मैदान में रहेगी। तो फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, रविंद्र कुमार जी, संदीप चमोली जी, दीपक रावत जी और प्रेम पंचोली जी, आप चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।